नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डे फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2025 और यहाँ पर सीटेट एसएसटी पेपर 2 में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की, ओके, जिसमें कि यहाँ पर हमारा ये आपका हम बात करें 5 चैप्टर है, ओके। सो इसमें हम राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य में मैंने कहा था कि ये 2 पार्ट्स में आएंगे, ओके। इसका फर्स्ट पार्ट्स तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आज यहाँ पर ये इसका सेकंड पार्ट्स है। आपको पता है कि आप ना इधर उधर से कितनी भी बुक पढ़ लो कुछ भी, लेकिन जब तक आप यहाँ पे एनसीईआरटी सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी है या फिर साइंस है, जब तक आप इसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी को क्लियर नहीं करेंगे, इसको कवर नहीं करेंगे, तो आप सीटेट नहीं निकाल सकते। कड़वा है पर सच है, जी हाँ, कड़वा है लेकिन सत्य है। यहाँ पे ये जो बात मैं कह रही हूँ, जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पर आप सीटेट पेपर 2 नहीं निकाल सकते, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब देखो, सीटेट पेपर 2 में आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये मैं आपको कराऊंगी। जो भी एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले हम यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री इसको कवर करेंगे, फिर हम क्लास 7 की हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर हम क्लास 8 की हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर बाद में हम देन इस तरह पॉलिटी कवर करेंगे, ओके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और इसमें मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट आगे पार्ट्स पढ़ा दिया था, और आज जो सेकंड पार्ट्स है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मगध को। इसमें हम मगध, वज्जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध एक स्थान है जो कि बिहार का है। कहाँ का है? बिहार राज्य में, ओके। बिहार राज्य में मगध की बात करते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर, कितने, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया, बहुत स्ट्रांग बन गया। और इसका फर्स्ट रीज़न है क्यों बना? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। अब आप बताएं कि भैया, इंसान जो आदमी होते हैं वहीं पर तो रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें मिलेगी, और जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारे लिए पानी होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है? गंगा नदी और सोन नदी बह रही है, तो यहाँ पर भैया मगध, इसलिए यहाँ पर ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यहाँ पर बहुत आदमी बस गए आपके, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मगध है, क्यों रहते थे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर यातायात की सुविधा, अब देखो पानी होगा तो अच्छा यातायात की सुविधा होगी, जल वितरण अच्छा होगा, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके लिए क्या? पानी सबसे हर एक पॉइंट्स की जो जड़ होती है वो क्या होती है? पानी होती है। और जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर खुद ब खुद बहुत अच्छा अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखो किस तरह और कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो मगध, यहाँ से लगभग ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि लगभग 200 सालों के भीतर आपका मगध के बारे में ABC इस तरह कथन दिए होंगे। तो आपको विचार करने हैं कि मगध क्यों यहाँ पर लोग रहते थे, क्यों इतना शक्तिशाली आपका ये जनपद बन गया था जो मगध है। मैंने कहा मगध ये आपका जो है बिहार का क्या है? एक स्थान है, ठीक है। तो इसलिए बन गया था क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही आपका क्या था, यहाँ पर जो गंगा है और जो सोन जैसी नदी यहाँ से होकर बहती थी वो आपकी, ठीक है। कौन सी? गंगा और सोन नदी। तो ऑप्शन में होगा कि गंगा और सोन नदी मगध से होके बहती थी, जी हाँ बिल्कुल बहती थी, ओके। पहला रीज़न तो ये होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा मैं बता दे रही हूँ। दूसरा रीज़न यहाँ पर होगा कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? जंगलों से भरा हुआ था। अब भैया आदमी वहीं तो रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जंगल भी होते हैं, क्योंकि इन्हें खेती करनी है या फिर जो है फल फ्रूट्स सब्जियाँ, ये सब चीज़ें कहाँ से? जंगल से ही तो आती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, बिल्कुल। और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखो मगध का एक हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगलों में ना हाथी रहते थे, और यहाँ पर जो मगध के लोग थे वो क्या करते थे? इन हाथियों को पकड़कर और फिर उन्हें प्रैक्टिस कराते थे, और फिर यहाँ पर सेना के काम में उन्हें लगाते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी, और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान भी थी। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेगा कि बताइए क्या मगध
क्या यहाँ पे मगध में लौह इस्क की भी खुदानी थी? जी हाँ। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, 3-4 स्टेटमेंट देगा, फिर आपको नीचे चूज करना होगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। तो मगध के बारे में, मगध यहाँ पे स्थान क्यों इतना जो है शक्तिशाली जो है यहाँ पे जनपद बना, क्यों बना? क्योंकि इसलिए बना, यहाँ पर गंगा और सोन जैसी नदी बहती थी, और इसलिए कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, और इसलिए भी कि यहाँ पर जो जंगलों में हाथी रहते थे उसको जो है बड़ी सेना के लिए तैयार किया इन्होंने, और यहाँ पर ना लौह इस्क की खुदानी भी है, इसलिए मगध राज्य, इसलिए जो मगध यहाँ पर है बिहार का एक स्थान बहुत 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 महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ओके, सो आई होप चीज़ें याद हो गई होंगी, आई होप हो गई होंगी, और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी थे, इसलिए मगध यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी यहीं पर मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे आपके, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक। क्वेश्चन बनेगा सीधा कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन थे, बताओ फटाफट कौन कौन थे? बिंबिसार थे, और कौन कौन? अजातशत्रु ओके हुए यहाँ पे, कौन कौन? तो फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बताइए मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? एक बिंबिसार थे और एक अजातशत्रु यहाँ पर। ओके, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। यहाँ पे बात करेंगे, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। अगर पूछे कि मगध की पुरानी, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी है, सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। मगध की पुरानी जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह, जो कि आज इसका नाम क्या है? राजगीर है। और यहीं पर आज अगर यहाँ पे बात करें, बाद में मगध की नई राजधानी क्या बनी? तो बाद में बनी यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो देखो बाद में पाटलिपुत्र, जिसे हम आज का पटना भी कहते हैं, को राजधानी बनाया गया। यहाँ से ना सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पहले तो ये बताओ मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली आपके शासक कौन थे? बिंबिसार थे और अजातशत्रु। फिर यहाँ पर जो है महापद्मनंद भी आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे आपके मगध में ही, और इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक, किस भाग तक? उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। तो मगध में महापद्मानंद भी आए, फिर इन्होंने अपने किसका भैया? अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस पूरे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम किस जो है भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में फैला दिया। यहीं पर फिर यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि बताना बिहार की जो पुरानी राजधानी थी वो क्या थी? सॉरी मगध, ठीक है ना। तो बिहार में एक राजगृह है, तो मगध की पुरानी राजधानी राजगृह है, जिसे आज हम राजगीर भी कहते हैं। और यहीं पर मगध की जो वर्तमान राजधानी, जो नई राजधानी बनी फिर, वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो 2300 साल से भी पहले की बात है। अब यहाँ पर देखो 2300 साल से भी, 2300 साल यानी कि 300 ईसा पूर्व, क्या यानी कि 300 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कौन? कहाँ का राजा? सिकंदर। कहाँ का राजा था ये? जो सिकंदर था कहाँ का राजा था ये? बताओ फटाफट। सिकंदर था तो कहाँ का राजा था? ये सिकंदर था मैसिडोनिया का राजा। तो मैसिडोनिया का राजा, मगध की बात चल रही है, मैसिडोनिया का राजा हुआ सिकंदर। कौन हुआ? मैसिडोनिया का राजा हुआ सिकंदर। सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या चाहता था ये? विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, व्यास नदी में दिखा रही हूँ, देखो ये क्या है? भारत का मैप है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया ना, जी हाँ, यहीं पर है व्यास नदी। और इधर से यूँ आ रहा था भैया, इधर से आ रहा था कौन? आपका सिकंदर।
ध्यान से सुनो, इधर से सिकंदर आ रहा था और सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था और इसने पूरी तरह से सफल न होने पर, पूरी तरह ये सफल नहीं हुआ, कुछ हिस्सों पर जैसे मिस्र देश हुआ, पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को इसने जीता, ठीक है। फिर इसने भैया अपने भारत पर आने की कोशिश की, अपने भारत पर राज करने की कोशिश की, लेकिन देखो कैसे दुम छुपा के यहाँ से भागेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भैया, यहाँ पे ये भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे, फिर इधर से आ रहा है भैया, यहाँ पे व्यास नदी के किनारे तक ये पहुंच गया, ठीक है, जैसे तैसे। और बिहार तो आपका यहाँ पर है, इधर यहाँ पे मगध है, ओके। तो यहाँ पर पहुंच गया और इसे ना मगध आना था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जब इसने मगध की ओर जाना चाहा कि मैं मगध की ओर जाऊंगा, तो उसके सिपाहियों ने, किसके सिपाहियों ने, यहाँ पर सिकंदर के सिपाहियों ने सिकंदर को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे, इस बात से वो परिचित थे यहाँ पे, और डर जो है डरावने भी थे, डर यानी कि उन्हें डर भी था कि शासकों के पास में जो यहाँ पे भारतीय जो शासक है, भारतीय शासकों के पास में पैदल रथ और हड्डियों की बहुत बड़ी सेना थी। हमारे यहाँ पे जो भारतीय, जो यहाँ पे बिहार में जो मगध यहाँ पे स्थान है, वैसे थोड़ा ही शक्तिशाली था, तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, मैंने कहा था ना कि इन्होंने जो है सेना भी बनाई हुई थी, है ना, हाथियों पर इस तरह से, और यहाँ पर हड्डियाँ की भी बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए भैया यहाँ पर सिकंदर ने क्या कहा कि हमें नहीं जाना वहाँ पर। और भैया जो सिकंदर के चेले थे, यानी कि सिकंदर के साथ में जो आए हुए थे, इन्होंने पहले ही मना कर दिया इनके सिपाहियों ने कि नहीं नहीं राजा सिकंदर जी, यहाँ पर नहीं जाओ, वहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक है, ओके। तो भैया इसका काम तमाम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर, ऑप्शन के थ्रू बस आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है और फिर ना ऐसे दिमाग में फिक्स करना है और अपने आप खुद ब खुद हो जाएंगे। तो ऑप्शन की तरह इस तरह बनेगा कि पहला ये सिकंदर आपके कहाँ के राजा थे? मैसिडोनिया के। सिकंदर ने कहाँ पर राज किया? मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता, ठीक है। और फिर सिकंदर उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे तक पहुंच गया था? किस नदी के किनारे तक? व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था, लेकिन फिर वहां से वापसी हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसलिए यहाँ पर कि भारतीय शासकों के पास में पैदल रथ और सिपाहियाँ बहुत ज़्यादा है, ओके। इसलिए इसके सिपाहियों ने बहुत अच्छा कार्य किया कि पहले ही इनको यहाँ से रफा कर देगी, भैया वहाँ तक नहीं जाना, ओके। अब बात करते हैं गण। देखो गण किसे कहते हैं? गण का मतलब होता है एक राज्य। गण किसे कहते हैं? राज्य। और एक संघ होता है। संघ का मतलब संगठन होता है। तो राज्यों का संगठन, यहाँ पे इस तरह हम कह सकते हैं ओबियसली। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि गण का हम यहाँ पे गण शब्द का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? कई सदस्य वाले समूह के लिए करते हैं, और संघ का हम यूज करते हैं संगठन या सभा के लिए, ठीक है। चलिए अभी देखो यहाँ पर हम बात करेंगे वज्जी। अब हम किसकी बात करेंगे? वज्जी को हम वैशाली भी कह सकते हैं, वैशाली स्थान। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके ही नजदीक वज्जी राज्य भी था। वज्जी भी बिहार का ही है स्थान, वज्जी भी बिहार का ही था आपका, ठीक है ना। देखो मगध था जो बिहार में बहुत शक्तिशाली पावरफुल राज्य बन गया था यहाँ पे, ओके। फिर यहीं पर वज्जी, ये जो वज्जी स्थान है ये भी मगध के पास में ही था, वज्जी स्थान भी मगध के पास में ही था। फिर यहाँ पर नजदीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली, यानी कि बिहार, ठीक है। जी हाँ, पूछा जाता है ऑप्शन में जो है आपके किस तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरह कि वज्जी की राजधानी कुछ और दे देगा गुमराह करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि वैशाली है। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो अलग किस्म की शासन व्यवस्था कहाँ थी? यानी कि गण और संघ की व्यवस्था कहाँ पर थी? ये वज्जी स्थान में थी, वज्जी राज्य में, ओके। एक अलग ही प्रकार की यहाँ पर ये क्या थी? शासन व्यवस्था थी। क्लियर है? आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी। पहले हमने मगध पढ़ा, फिर मगध के बाद में हमने यहाँ पे जो है वज्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली है और ये भी मगध के पास में ही एक राज्य यहाँ पे बना, ये भी स्ट्रॉन्ग बना धीरे धीरे आपका, ठीक है। यहाँ भी एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या फिर संघ कहते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे गण या संघ, इसमें ना कई शासक होते थे। क्या होते थे? जो ये गण है या फिर संघ है इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी कभी लोग, भैया वही तो होता है गण या फिर संघ, जहाँ पर
मिलजुल के कार्य करते हैं, शासन करते हैं, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। क्या? ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ओके, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो भैया जो वज्जी था, वज्जी जो स्थान था, यहाँ पर गण और समूह, ये इसकी शासन व्यवस्था थी। तो इसमें कौन भाग नहीं ले सकता था? तो एक तो यहाँ पे स्त्री है, एक यहाँ पे दास है, एक यहाँ पे कर्मकार है। तो ये तीनों के तीनों बंदे भैया यहाँ पर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई भी बंदा है, कोई कुछ भी कार्य करेगा, कोई बड़ा वर्क करेगा, तो समूह के साथ में बातचीत करेगा, चर्चाएं करेगा, हाँ भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करने का, तभी तो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। कि हमने कोई बातचीत नहीं की अपने साथियों से, या फिर कुछ जो है यहाँ पे सलाह मशवरा नहीं लिया, और बस ऐसे ही हम कि चलो अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, तो ऐसे थोड़ा ही ना होता है। जब तक हम सलाह मशवरा नहीं करते हैं तब तक सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर कौन भाग नहीं लेती थी? स्त्री, दास और जो है यहाँ पर कर्मकार। ओके, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से। अब ये जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दीर्घ निकाय से लिया गया है। अब ये दीर्घ निकाय एक बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक बहुत ही फेमस क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया, यानी कि 300 ईसा पूर्व साल पहले इन्हें लिखा गया, इससे भी पहले लिखा गया। तो वज्जी संघ का यह वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वज्जी संघ का ये वर्णन कहाँ से मिलता है? ये मिलता है दीर्घ निकाय से। और ये दीर्घ निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। दीर्घ निकाय में बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 300 साल पहले यह लिखा गया है। तो याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा बनेगा कि जो वज्जी संघ कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय क्या है? बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ, इसमें क्या है दीर्घ निकाय के अंतर्गत? इसमें भैया बुद्ध के बारे में बताया गया है। ये करीब कितने साल पहले लिखा गया था? यहाँ पे 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे और आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी। सो एनी डाउट्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो आगे यहाँ पर अजातशत्रु और वज्जी संघ। अब अजातशत्रु और वज्जी संघ की बात करें, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु ये भैया मगध के थे ना, दो बहुत ही शक्तिशाली यहाँ पर शासक। ओके, तो ये यहाँ पर फिर अजातशत्रु मगध से ही वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो जो अजातशत्रु था, तो भैया ये आपका वज्जी जो स्थान है बिहार का, वज्जी जो राज्य था, उस पर ये क्या करना चाहता था? उस पर ये अपना राज करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था। फिर भैया अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा। अजातशत्रु का मंत्री क्या था? वस्कार। याद रखना, ये वस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ओके, सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो बुद्ध के पास सलाह मशवरा के लिए भेजा इन्होंने अजातशत्रु ने वस्कार को। तो बुद्ध ने वस्कार को कहा कि उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो वे तो भैया भाग गए। यानी कि इनके एक नियम होते हैं। क्या है? इनके अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने रोल्स होते हैं। ऐसे थोड़ा ही तुम वज्जी पर आके अपना संघ जमा लोगे, अपना संगठन बना लोगे। बताओ, आप ही बताओ, आपका घर है, क्या आपके घर में कोई ऐसे ही आके रह लेगा कि मुझे रहना है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यही कह रहे हैं, अजातशत्रु जो है और वज्जी संघ पर आपका आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु ने वस्कार को भेजा किसके पास? गौतम बुद्ध के पास। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा ऐसा करना होता है। क्या बताओ? तो ये कहा ऐसा तो होता ही कि उन्हें पता चला कि अच्छा ऐसा होता है, तो भैया वो तो फुर हो गए। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है। अब उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे।
तो वज्जी संघ यहाँ पे जो ये शासन करते थे, ओके, तो ये पूर्ण नियमित सभा। अब आप बताओ खुद ही, जब तक आप नियमित रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे यहाँ पे सीटेट को क्लियर कर देंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जब तक आप आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, यानी कि हम भी आप देखो, आप भी है और हम है, आपस में हम मिलजुल कर, हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, तो दोनों का कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, समझ गए? पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं। क्या? पारंपरिक नियमों का पालन भी बिल्कुल ये भी करते हैं। अब आप ये तो नहीं कि सोसाइटी से अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए, कुछ नहीं। ठीक है, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ नहीं बनाए, वज्जी महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर आपके जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। हाँ, तो वज्जी महिलाओं के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और न ही उन्हें बंदी बनाएंगे। ठीक है, शहरों और गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। मतावलंबी संतों का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट धर्म की भी, यहाँ पे कोई आपके जो है जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, कोई कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म के बंदे हैं, अलग अलग धर्म, वो होता है मतावलंबी। तो और उनके आने या फिर जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी यहाँ पर देखो, कोई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद सब गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो भैया पहले यहाँ पे मगध हुआ, फिर वज्जी हुआ, फिर इनके बाद में ये जो गण और संघ था, इन पर गुप्त शासकों ने अपना शासन कर लिया। ओके, फिर अपने राज्य में इन्होंने इनको शामिल कर लिया। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, यूनान और एथेंस है। बहुत यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनान और एथेंस, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अभी तो धर्म, राज्य और संगठन की बात कर रहे थे, गण और संघ की, लेकिन अब यहाँ पर जो है यूनान और एथेंस के समय की बात करें तो यहाँ पर प्रजातंत्र और गणतंत्र की यहाँ पर जो है चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना, प्रजातंत्र और गणतंत्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यूनान और एथेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने साल पहले, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। किस शासन की? प्रजातंत्र या गणतंत्र। प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? यूनान और एथेंस। ठीक है ना, तो याद रखें। अब देखो, हम यूनान और एथेंस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली यह व्यवस्था लगभग आपकी, यह जो व्यवस्था है कब तक चलती रही? 200 सालों तक चलती रही। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा आपका, जी हाँ, मैंने कहा ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा कि यह व्यवस्था कितने सालों तक चली आपकी? जो यूनान और एथेंस व्यवस्था थी कितने सालों तक चली? 200 सालों तक चली। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी कितने साल के ऊपर? 30। तो ऑप्शन में आपको 35 साल देगा, 40 साल देगा, लेकिन वो रॉन्ग होगा, 30 है, याद रखना। जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार बुलाई जाती थी? तो वहाँ पर साल भर में एक क्या होती थी, एक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 बार। एथेंस और यूनान की बात कर रहे हैं हम। और इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही होंगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देखो, बात करते हैं शासन के कई पदों पर। फिर बात करेंगे शासन के कई पदों पर नियुक्ता लोडरिया द्वारा की जाती थी। तो शासन के कई पदों पर जो नियुक्ता थी कैसे की जाती थी? यहाँ पर यूनान और एथेंस में शासन के कई पदों पर नियुक्ति कैसे करते थे? लोटरियों के थ्रू। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो यहाँ से भी सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि यूनान और एथेंस की जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और
और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। एक तो औरतों को नागरिक अधिकार नहीं, जो यूनान और एथेंस में औरतों को नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। और दूसरे जो आपके क्या थे, जो आपके व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, कौन, जो आपके व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, इनको भी एथेंस में रहने का, काम करने का बहुत से विदेशी को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एथेंस में खदान, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जो खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलता था एथेंस और यूनान में। तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसको मिलता था, किसको नहीं मिलता था। केवल और केवल सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी और नियुक्तियां जो पद है वो उन्हीं को मिलता था, ओके, जो ये कार्य नहीं करता था। ओके, चलिए, अब ये यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर फिनिश हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, बहुत ही बेहतरीन, और इतने अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया कि क्या ही बताया। हमने मगध के बारे में पढ़ा, भज्जी के बारे में पढ़ा, यूनान और एथेंस के बारे में पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको स्टोरी बताई इसकी, और यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे किस तरह से ये भी बताए हैं। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल जो मैंने ये पढ़ा है फुल चीज़ें अपने दिमाग में फिल्ड करनी है, और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छा लगा है तो ही, अदरवाइज हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।